एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप कोतालीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। आज हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में हमने समझा था कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती कुछ कारणों से, कि जो फ्लावर है वो अपने आप को खुद को पॉलिनेट नहीं कर पाता, और अगर पॉलिनेशन हो भी जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। उसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी, अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगी, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। और जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो प्रमोट करती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन को। इसका मीनिंग कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अलग अलग वैरायटीज़ के अलग और हाइब्रिड प्रोड्यूस हो सकते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगी, क्रॉस पॉलिनेशन से चांसेस हैं कि नए कम्बिनेशंस बने, नए नए करेक्टर्स ज़्यादा आएँ। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन होती हैं तो नए करेक्टर्स नहीं आते। क्रॉस पॉलिनेशन से बिल्कुल उल्टा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है सेल्फ कंपैटिबिलिटी के कारण तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी, लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल हो रही है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, तो जो प्लांट के करेक्टर्स हैं वो कंजर्व रहेंगे, ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे चेंज होने के, नए नए करेक्टर्स नहीं आ पाएंगे। जो पहले से करेक्टर मौजूद हैं वही करेक्टर कंजर्व रहेंगे, सेफ रहेंगे वही। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का सिग्निफिकेंस यही है कि वो प्रमोट करती है क्रॉस पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस जो है वो घट जाते हैं। और इसके साथ होता क्या है, हाइब्रिड जो सीड बनते हैं और उसमें नए नए कैरेक्टर्स आ सकते हैं। दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं नेचर में, क्योंकि नए कैरेक्टर्स भी आने ज़रूरी हैं और कुछ जो पुराने अच्छे कैरेक्टर हैं उनका सेव होना, कंजर्व रहना भी ज़रूरी है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इनकम्पैटिबिलिटी दो तरह की होती है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में क्या हो रहा था कि दो अलग अलग स्पीसीज़ में पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी है, क्योंकि स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग प्लांट की हैं, तो उनमें इनकम्पैटिबिलिटी है। तो नेचर एक तरीके से इस बात को भी रजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है कि ऐसे नहीं भी किसी भी प्लांट के पॉलन्स किसी पे भी गिर जाएं और नया नया जो प्लांट बनेगा वो काफ़ी अनयूजुअल सा होगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इंटर स्पेसिफिक क्रॉस भी पॉसिबल नहीं है कुछ केसेस में, और कुछ में इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी भी देखी गई है। इंट्रा का मीनिंग स्पीसीज़ के विद इन ही। अब नेचर नहीं चाहता कि बार बार वही कैरेक्टर्स आगे आए जाएं, कुछ नए कैरेक्टर्स लाने के लिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ज़रूरी है, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। तो यही है सिग्निफिकेंस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। आगे बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। पार्थिनोजेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एग और मेल गमीट। जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता था, हमने नॉर्मली जो पढ़ा था, क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एग और मेल गमीट के फ्यूज़ करने से। लेकिन यहाँ पे जो पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन दी है उसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एग, और का मीनिंग होता है जहाँ, और मेल गैमेट के एम्ब्रियो से डायरेक्टली भी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डायरेक्टली एग से, अकेले एग से भी हो सकता है या फिर मेल गैमेट से भी हो सकता है। इसका मीनिंग यहाँ पे फ्यूज़न नहीं हो रही, तो एक ही कोई, चाहे वो एग है जहाँ मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट जहाँ मेल गैमेट, कोई एक नया एम्ब्रियो बना सकता है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस, जहाँ पे फ्यूज़न नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो आगे पढ़ते हैं। अगला टर्म जो है एपोगैमी। एपोगैमी का मीनिंग है
फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट आउट ऑफ एनी गेमेटोफिटिक सेल विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट का फ्यूज़न तो नहीं होता, ये भी पार्थिनोजेनेसिस की ही ब्रांचेस हैं, पार्थिनोजेनेसिस की फर्दर ब्रांचेस हैं एपोगैमी एंड एपोस्पोरी। तो इसमें एपोगैमी में क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूज़न तो नहीं होता। एपोगैमी का मीनिंग ही ये है, एपो का मीनिंग होता है विदाउट, गैमी का मतलब होता है फ्यूज़न। विदाउट फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स अगर डेवलपमेंट हो रहा है स्पोरोफाइट का गेमेटोफिटिक सेल से, उसे हम एपोगैमी बोलते हैं। और एपोस्पोरी, एपोस्पोरी किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट पॉलन या फिर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पोरोफाइट विदाउट अंडरगोइंग म्यूसिस। यहाँ पे एपोस्पोरी है बिना स्पोर फॉर्मेशन के। स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, म्यूसिस होती है। बिना म्यूसिस हुए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाए स्पोरोफाइट से, स्पोर फॉर्मेशन के बिना, उसे हम कहेंगे एपोस्पोरी। इन दो छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स में मैंने समझाने की कोशिश की है डेफिनेशन एपोगैमी और एपोस्पोरी की इजी वे से, कि एपोगैमी में क्या होता है, गैमेटोफाइटिक सेल से, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है और यहाँ पे फ्यूज़न नहीं होती, गैमेट्स की फ्यूज़न तो नहीं होती। वो तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो पार्थिनोजेनेसिस है उसमें गैमेट की फ्यूज़न नहीं हो रही। तो गैमेटोफाइट से अगर स्पोरोफाइट बन रहा है और गैमेट की फ्यूज़न नहीं हो रही, उसे हम कहते हैं एपोगैमी। एपोगैमी का मीनिंग ही है विदाउट फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। गैमेटोफाइट से अगर स्पोरोफाइट बन रहा है तो उसे हम कहते हैं एपोगैमी। और एपोस्पोरी का मीनिंग है अगर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बने, स्पोरोफाइट से अगर गैमेटोफाइट बने विदाउट म्यूसिस, स्पोर फॉर्मेशन के बिना, विदाउट म्यूसिस अगर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, उसे हम बोलते हैं एपोस्पोरी। अब हम ये देख लेते हैं कि गैमेटोफाइट क्या है और स्पोरोफाइट क्या है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है। गैमेटोफाइट का मीनिंग होता है जब क्रोमोसोम नंबर सिंगल एन हो, और जब 2n हो तो वो होता है स्पोरोफाइट। नॉर्मल प्लांट्स में जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और सिंगल एन आ जाता है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि हमें 46 क्रोमोसोम होते हैं स्पोरोफिटिक। हमारी बॉडी जो होती है नॉर्मली स्पोरोफिटिक होती है और उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। या तो हम प्लांट की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि प्लांट में थोड़ा छोटा क्रोमोसोम नंबर हम ले लेते हैं। जैसे कि किसी प्लांट का क्रोमोसोम नंबर 12 है और वो उसका 2n है, स्पोरोफिटिक क्रोमोसोम नंबर है, लेकिन जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो उसका जो होगा गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर 66 होगा और उसे सिंगल एन से डिनोट करेंगे, सिंगल एन से। तो इसे हम कहेंगे गेमेटोफिटिक जनरेशन। कब तक जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ रहता है, उसे हम कहेंगे गेमेटोफिटिक जनरेशन। और हमारे केसेस में क्या होता है 23 सिंगल एंड 23 आएगा, 23 पेयर्स होते हैं ना हमें, तो इसके जो गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम नंबर रहता है। और आगे की जो लाइफ है, जब फ्यूज़न हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं या फिर किसी प्लांट की बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, उन सब में क्रोमोसोम नंबर जो है अब वो हाफ नहीं रहता, क्योंकि फ्यूज़न के बाद जब 6 मेल का 6 क्रोमोसोम नंबर वाला सेल एक फीमेल के 6 क्रोमोसोम नंबर वाले सेल से फ्यूज़ करेगा, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 6 है और ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ये दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होगा और जाइगोट बन जाएगा और ये बन जाएगा 12। अगेन वंस अगेन इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 12 आ जाएगा, जो कि 2n है, और तब से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ प्लांट्स की, जो प्लांट बॉडी हमें दिखती है कंप्लीट, जो आप पेड़ पौधे देखते हैं, वो ज़्यादातर सबके सब स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफाइट्स बोला जाता है उन्हें, क्योंकि उनमें सभी में क्रोमोसोम नंबर 2n है। और जब फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट्स का, यानी कि वो पोलन बनते हैं, पोलन्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है, वो जो पर्टिकुलर प्लांट का क्रोमोसोम नंबर होगा उससे हाफ रह जाता है। जैसे हमने 12 का एग्जांपल लिया है, तो उसमें
6 रह जाएगा, 46 के एग्जाम्पल में 23 रह जाएगा। इस तरीके से जब मेल गैमेट्स बनते हैं, पॉलन्स बनते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। और इसी तरह जब एम्ब्रियो सैक बनता है, उसके एग में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो भी हाफ रह जाता है। हाफ इसीलिए रहता है क्योंकि फर्दर फ्यूज़न तो होनी ही है। जब फ्यूज़न होती है तो जो 6 दोबारा फ्यूज़ करके जो दोबारा से फ्यूज़ होगी तो 12 हो जाएगा। अगर हाफ नहीं हुआ होता तो 12 12 24 हो जाती है। इस तरीके से तो जब जब फ्यूज़न होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, आगे आगे क्रोमोसोम नंबर बढ़ता ही चला जाता। आपके लेवल का समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आप गैमेटोफाइट को समझ लिए कि गैमीट्स जब बनते हैं उस जनरेशन को कहते हैं गैमेटोफाइट्स। जैसे कि मेल गैमीट, फीमेल गैमीट बन रहे हैं, पॉलन्स है, एम्ब्रियो सैक है, उसे हम उस जनरेशन को, उस पार्टिकुलर टाइम को गैमेटोफाइट बोल देते हैं। लेकिन स्पोरोफाइट तब बोलेंगे जब नॉर्मल सारी बॉडी के सेल्स हैं। जो गैमेटोफाइट जब नहीं बना, नॉर्मल बॉडी के सेल्स चल रहे हैं, नॉर्मल लाइफ चल रही है, सभी का क्रोमोसोम नंबर डबल ही है, 2n ही चल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो ज़्यादातर जो जनरेशन एंजियोस्पर्म में रहती है वो स्पोरोफिटिक ही रहती है। बहुत कम टाइम के लिए गेमेटोफिटिक जनरेशन आती है। आगे है हमारा कंसेप्ट पार्थिनोकार्पी। और जो पार्थिनोजेनेसिस हमने पढ़ा है, पार्थिनोजेनेसिस में क्या हो रहा था कि डायरेक्ट मेल गैमीट या फीमेल गैमीट फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा था फर्टिलाइजेशन किए बिना। तो जो इस तरीके से फ्रूट बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। और इसका काज क्या हो सकता है, क्यों ऐसे बनते हैं फ्रूट्स? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन के दौरान ही जो स्टिमुलेशन होता है वो सफिशिएंट होता है कि फर्टिलाइजेशन अपने आप हो जाए। फ्यूज़न की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कई बार पॉलिनेशन के बाद ही जो ओवरी है वो फ्रूट में डिवेल्प हो जाती है, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ भी नहीं होता। और कई बार जो हार्मोन्स हैं वो पार्थिनोकार्पी कॉज कर देते हैं, उनके कारण जो है फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के डिवेलप हो जाते हैं। आपको मेनली इसका डेफिनेशन करना है कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं, जिनमें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो इस तरीके से बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, जब आप नॉर्मली, पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं कि होता क्या है, पॉलिनेशन होती है। जहाँ तक को आपने प्रीवियस वीडियोस में समझा कि पॉलिनेशन होती है, पॉलन का ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे, उसके बाद पॉलन जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन से जो एग के साथ जो फ्यूज़ किया है मेल न्यूक्लियाई, उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद वो जो ओवरी है, ओवरी के सारे अव्यूल हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरीके से बनता है फ्रूट। लेकिन इस केस में हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं लेकिन फ्रूट बन गया। तो कोई ना कोई स्टिमुलेशन तो दिया गया है, कोई ना कोई हार्मोन है, कोई ना कोई रीज़न है जिससे वो रिएक्शन हो गया जो जाके मेल न्यूक्लियाई ने करना था। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई फिर भी फ्रूट में डेवलपमेंट हो गई। तो इस तरीके से जो फ्रूट बनते हैं वो सीडलेस होते हैं, उनके सीड जो है प्रॉपर नहीं बनते, काफ़ी रिड्यूस्ड होते हैं, छोटे होते हैं या फिर नहीं दिखाई भी नहीं देते। जैसे कि बनाना, ग्रेप्स और पाइनएप्पल में सीडलेस फ्रूट काफ़ी डिमांड में है, मार्केट में इनकी काफ़ी डिमांड है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम जब फ्रूट्स खाते हैं उनके अचानक हमारे माउथ में जब सीड्स आते हैं हमें अच्छा फील नहीं होता, तो इसीलिए मार्केट में सीडलेस फ्रूट की जो मांग है वो ज़्यादा है। आपने देखा होगा पहले, कुछ साल पहले ग्रेप्स में सीड बनते थे, सीड आते थे, और नॉर्मली हमारे घरों में अगर हम गार्डन में, किचन गार्डन में ग्रो कर रहे हैं ग्रेप्स, तो उसमें भी सीड होते हैं। लेकिन हम जब मार्केट से ग्रेप्स वगैरह लाते हैं तो उनमें सीड्स नहीं होते, क्योंकि वो पार्थिनोकार्पी को यूज़ करके फ्रूट्स उगाए जाते हैं। फ्रूट मैच्योर होते हैं पार्थिनोकार्पी से। ये था काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बायोलॉजी का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर समझ में आया तो अभी लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा।
ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं विद फुल ऑफ एनर्जी और अच्छी सी नॉलेज आपके पास पहुंचा सकूं। बस आप इसी तरह मेरे चैनल को अप्रिशिएट करते रहिए। और एक बात बताऊं कि लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कमेंट करना भी फ्री है, तो आप इजीली कर सकते हैं बेझिझक। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन मुझे अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ काफ़ी सारी नॉलेज के साथ।